नमस्कार। कंचनजंगा पत्रिका द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिछले 6 महीने से कंचनजंगा पत्रिका द्वारा पद्मश्री तेमसुला आओ स्मृति व्याख्यानमाला का आयोजन किया जा रहा है और आज का यह कार्यक्रम इस कड़ी का 15वां आयोजन है। हमारे लिए आज बहुत ही सुखद और गौरव का क्षण है कि आज हमारे पटल पर हमारे समय के महत्वपूर्ण कवि, कला समीक्षक और संस्कृत कर्मी आदरणीय प्रयाग शुक्ल जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। सर, आज के इस कार्यक्रम में कंचनजंगा पत्रिका समूह की ओर से हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और जैसा कि पूर्व विदित है कि आदरणीय प्रयाग शुक्ल जी द्वारा आज वक्तव्य, संवाद और उनके द्वारा कुछ अनुदित कविताओं का पाठ होना सुनिश्चित है। और इसके अलावा आज के कार्यक्रम का संयोजन कर रहे हमारे समय के चर्चित कवि, समालोचक, अनुवादक और उत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय शिलांग के हिंदी विभाग के प्रोफेसर आदरणीय माधवेंद्र पांडे सर आज के कार्यक्रम का संयोजन कर रहे हैं। कंचनजंगा पत्रिका समूह की ओर से मैं सर आपका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि पूर्वोत्तर भारत की भाषा, साहित्य और संस्कृति को लेकर प्रोफेसर माधवेंद्र पांडे सर का बहुत ही उत्कृष्ट कार्य है और यहाँ के स्थानीय रचनाकारों को लेकर के खास करके यह व्याख्यानमाला जिनको समर्पित है, पद्मश्री तेमसुला आओ, उनकी कविताओं का, उनकी कहानियों का आपके द्वारा अनुवाद किया गया है जो कि साहित्य अकादमी से प्रकाशित है और उस कविता संग्रह का नाम तट पर प्रतीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय संग्रह है। इसके अलावा कई और भी महत्वपूर्ण पुस्तकों का पूर्वोत्तर भारत के स्थानीय रचनाकारों के द्वारा जो अलग-अलग भाषाओं में लिखी गई है, उनका अनुवाद आपके द्वारा किया गया है। सर, हमें यह हार्दिक प्रसन्नता है कि आपने आज के कार्यक्रम के संयोजन का कार्यभार स्वीकारा है। कंचनजंगा पत्रिका समूह की ओर से आपका अभिनंदन करते हुए हम आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आज के जो हमारे मुख्य वक्ता हैं आदरणीय प्रयाग शुक्ल जी, हालांकि हम सभी इस बात से अवगत हैं कि उनके परिचय से कोई भी व्यक्ति मोहताज नहीं है, बावजूद इसके जो कंचनजंगा पत्रिका से जुड़े हुए हमारे नए दर्शक हैं उनके लिए मैं उनका एक संक्षिप्त परिचय रखना चाहूँगा। आदरणीय प्रयाग शुक्ल जी कवि, कथाकार, निबंधकार, अनुवादक, कला समीक्षक और फिल्म की दुनिया में समीक्षा के क्षेत्र में उनका एक उल्लेखनीय कार्य है जिसको हम सब जानते हैं। 1940 में कलकत्ता में आपका जन्म हुआ। आपके अब तक 10 कविता संग्रह, 3 उपन्यास, 6 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। कला केंद्रित आपकी कई महत्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों का उल्लेख मैं करना चाहूँगा। आज की कला, हेलेन गैनली की नोटबुक, कला लेखन संचयन, कला की दुनिया, हुसैन की छाप और फिल्म समीक्षा पर केंद्रित भी कई महत्वपूर्ण पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। अनुवाद के क्षेत्र में आपका जाना माना नाम है। कई महत्वपूर्ण रचनाकारों और कृतियों का आपके द्वारा अनुवाद किया जा चुका है, जिनमें प्रमुख रूप से जो उल्लेखनीय है उनका नामोल्लेख मैं करना चाहूँगा। आपके द्वारा रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि का अनुवाद बांग्ला से हिंदी में किया गया है। इसके अलावा जीवनानंद दास, शंख घोष और तस्लीमा नसरीन की कविताओं का भी अनुवाद आपके द्वारा किया गया है। बंकिम चंद्र के निबंधों का अनुवाद, जिस पर आपको साहित्य अकादमी द्वारा अनुवाद पुरस्कार भी प्राप्त है, यह हम सब के लिए गौरव का विषय है। इसके अलावा ओक्तावियो पाज की कविताओं का अनुवाद जो पुस्तक साहित्य अकादमी से प्रकाशित है। कई पुस्तकें हैं, अगर उनकी संख्या हम लोग गिनेंगे तो काफ़ी समय जाएगा, इसलिए कुछ बातें
संक्षेप में करते हुए आलोचना के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में कल्पना जैसी महत्वपूर्ण पत्रिका से आप जुड़े रहे, उसके संपादन कार्य से आप लंबे समय तक जुड़े रहे। हम सब आपके योगदान से, आपके कार्यों से चिरपरिचित हैं। एक बार पुनः मैं कंचनजंघा पत्रिका समूह की ओर से आज के कार्यक्रम में सर आपका स्वागत करता हूं और आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आदरणीय माधवेंद्र पांडे सर से निवेदन करता हूं। आदरणीय माधवेंद्र पांडे सर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। मैं बहुत आभारी हूँ आपका कि आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया, जिसमें मैं आज देश के एक बहुत समृद्ध व्यक्तित्व से रूबरू हूँ। उनके सामने उनसे बात करने का मुझे मौका मिल रहा है। सांस्कृतिक व्यक्तित्व जिसे कहते हैं और जिन्होंने अपने पूरे व्यक्तित्व से भारत की साहित्य रचना, भारत के साहित्य और विशेष तौर पे अनुवाद को लेके जिसने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। यह हमारा दुर्भाग्य रहा है कि भारत में हमेशा से अनुवाद को दोयम दर्जे का साहित्य माना जाता रहा है। लोग ऐसा महसूस करते हैं कि अनुवाद करना वह एक प्राथमिक साहित्य रचना का कार्य नहीं है, सृजन नहीं है, बल्कि वह एक तरह से नकल सी चीज है या इस तरह की चीज है। और इसका परिणाम यह हुआ है कि भारत जैसे बहुभाषी देश में, जहाँ तमाम भाषाएं हैं, उनके भाषा और उनमें लिखित विशाल साहित्य है, उस विशाल साहित्य का पता दूसरों को नहीं चल पाता। क्योंकि आमतौर पे जब हम अनुवाद नहीं करते और जानते, अपनी भाषा का ही हम जान पाते हैं, तो ये मुश्किल होता है। तो और मैं ये मानता हूँ कि भारत में अनुवाद की शायद विश्व में सबसे अधिक आवश्यकता है। जो भाषा का वैविध्य है, अगर मैं पूर्वोत्तर का संदर्भ लूं तो पूर्वोत्तर में तमाम भाषाएं हैं। उन तमाम भाषाओं में जो लिखित साहित्य है वह अत्यंत समृद्ध साहित्य है। लेकिन अनुवाद के प्रति जो भावना है, जो अवधारणा है, उसके कारण यह कार्य उतना नहीं हो सका। लेकिन इस अवधारणा को तोड़ने वाले और एक नई रचना पद्धति विकसित करने वाले देश के बड़े मशहूर, बहुत प्रसिद्ध संस्कृत कर्मी, कला समीक्षा, जैसा परिचय प्रदीप जी ने दिया, हमारे बीच है। सबसे पहले मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे साथ बातचीत, संवाद का यह अपनी स्वीकृति प्रदान की। आज का जो यह विषय है, उस विषय का केंद्र है अनुवाद में कविता। वास्तव में कविता को लेकर के अनुवाद की जो प्रक्रिया है और जो भाव संवेदन की जो जटिलता है, उसको लेकर के बात करने की आवश्यकता हमेशा से महसूस की जाती रही है। और आदरणीय प्रयाग शुक्ल जी ने इस विषय पर अपने विचारों को प्रकट करने की अनुमति दी है। तो मैं बहुत आदर के साथ सबसे पहले उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक अनुवाद में कविता विषय को केंद्र में रख करके सबसे पहले वह अपने एक विचार, जो उनका एक वक्तव्य है, जो वह सोचते हैं, उसे हमारे सामने प्रस्तुत करें, जिससे लोगों को एक बृहत्तर स्तर पे इस प्रक्रिया का बोध हो सके। और उसके बाद फिर हम कुछ बातचीत करके और उसके पक्षों को स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। म्यूट है आपका। हाँ जी, अब आवाज आ रही है? जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले तो कंचनजंघा परिवार को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये अवसर प्रदान किया है मुझे, और अपनी इस व्याख्यान माला का नाम तिमसुला आओ के नाम पर रखा है। तिमसुला जी की स्मृति को नमन करता हूँ। उनसे मेरा परिचय था, एक जब वह यहाँ आती थी साहित्य अकादमी के कार्यक्रमों में, तो भेंट होती थी। और एक बार 2009 में हम लोग, ये संयोग बना था कि लंदन गए और वहाँ बुक फेयर के लिए और कुछ दिन हम लोगों का साथ रहना हुआ था। अनुवाद के बारे में लिखता बोलता रहा हूँ, अनुवाद तो करता ही रहा हूँ। सबसे जरूरी चीज ये मैं मानता हूँ अनुवाद के, जरूरी मतलब ये कहना चाहता हूँ कि अनुवाद क्यों महत्वपूर्ण है।
मेरा ये मानना है कि अपनी भाषा को हम अनुवाद में ही जान पाते हैं, और अपनी भाषा को जानने का, ठीक से जानने का दूसरा उपाय नहीं है। क्योंकि जब हम अनुवाद करते हैं, चाहे वो गद्य का हो या पद्य का हो, तो हम लिखने में तो जैसा होता ही है, हर लेखक कवि के साथ होता है कि उसके शुरू में जो शब्द उसे सूझते हैं वही वो रखता है, उसके सहारे आगे बढ़ता है। पर अनुवाद में ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता। अनुवाद करते हुए आप उस जिस भाषा से अनुवाद कर रहे हैं उसमें उतरते हो, अपनी भाषा में उतरते हो, किसी वाक्य का अनुवाद कर रहे हो तो वो ठीक ठीक क्या होगा इसके बारे में 10-20 बार सोचते हो। और कभी-कभी जब आपको कुछ नहीं सूझ रहा होता, आप शब्दकोश की ओर जाते हो, आप मित्रों की ओर जाते हो, आप उनसे चर्चा करते हो। तो ये तो जगजाहिर है कि अनुवाद का ये पक्ष सचमुच बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे तो बार-बार, मैंने गद्य से भी बहुत अनुवाद किया है, उपन्यासों के अनुवाद किए हैं। एक मुक्त शब्द नाम का उपन्यास है, स्पेनी भाषा का, वो किया है, साहित्य अकादमी के लिए किया है। कहानियों के अनुवाद किए हैं, बांग्ला से किए हैं, अंग्रेजी से किए हैं। बंकिम चंद्र के निबंधों का भी उल्लेख हुआ। अब देखिए, उसकी याद इसलिए कर रहा हूँ कि जब मैंने वो काम मुझे सौंपा था नेशनल बुक ट्रस्ट ने, तो ये लगा था कि कैसे आगे बढ़ूं। बंकिम बाबू जो बांग्ला भाषा के जनक है, और एक फ्लेवर है उस समय उनकी भाषा का, वो आज हम नहीं बोल रहे, वो आज बांग्ला भाषी समाज भी नहीं बोल रहा, लेकिन वो साहित्य तो है। अब उस साहित्य को मुझे अपनी भाषा में लाना है, तो मैं क्या करूं कि वो जो उसका जो स्वाद है उस पुरानी भाषा का, उनकी अपनी मूल भाषा का, बंकिम बाबू की, वो भी हम तक पहुंचे, थोड़ा बहुत वो युग भी पहुंचे, और हम उसको आज संप्रेषणीय बना सकें। तो फिर हम उसके लिए कुछ करते हैं ना। तो उस अनुवाद को करते हुए मुझे ये लगा था कि गद्य का अनुवाद उतना ही जटिल कह लीजिए, सूक्ष्म कह लीजिए, सूक्ष्मताओं से गुजारने वाला कह लीजिए है, जैसे कि कविता का है। लेकिन ये भी मैं मानता हूँ कि दोनों की अपनी अपनी जरूरतें हैं, दोनों के अनुवाद करने में बहुत अंतर है। और मैं इस पर नहीं जाऊंगा, जिससे लोग कई बार कहते हैं कि कविता का अनुवाद तो बहुत कठिन है और गद्य का इतना कठिन नहीं है। उस बहस में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं कह चुका हूं कि दोनों ही अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों की अपनी शर्तें हैं, दोनों को करने की अपनी प्रक्रियाएं हैं। बहरहाल कविता के अनुवाद पर आता हूं थोड़ा सा। अब कविता का अनुवाद देखिए, जितने ये भी कहना चाहूंगा शुरू में ही कि ये हमारा सौभाग्य ही है हिंदी का, कि आधुनिक काल में रचनाकारों ने बहुत से अनुवाद किए हैं। अनुवादकों ने तो किए ही हैं, और वो भी उतने ही महत्वपूर्ण है। रचनाकारों की बात इसलिए कर रहा हूं कि वो अनुवाद को रचना की तरह ही लेते रहे, और अनुवादक भी रचना की तरह ही लेता है, उसे कम करके नहीं आंक रहा। लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूं कि जो लोग भारतीय कविता से परिचित रहे हैं, उन्होंने अगर भारतीय कविता से अनुवाद किए हैं, विश्व कविता से तो किए ही हैं, अज्ञे ने किए हैं, कुंवर नारायण जी ने किए हैं, रघुवीर सहाय ने किए हैं, केदार जी ने किए हैं। आप कोई भी नाम लो, आज के आधुनिक समय का हमारी ये भाषा का भाग्य है हमारी। अशोक वाजपेयी ने किए हैं, और काफी किए हैं, गिरधर राठी ने किए हैं। ये तो वो कुछ नाम है जो तत्काल ध्यान में आ जाते हैं, क्योंकि इनके बहुत सारे अनुवाद उपलब्ध हैं, विश्व कविता से उपलब्ध हैं, वो उनके अपने भारतीय भाषाओं से उपलब्ध हैं। ये अनंत चर्चा का विषय है। अब इस मोड़ तक आकर के मैं इस ओर भी मुड़ सकता हूं कि फिर भारतीय भाषाओं के कवियों ने जो किए हैं अनुवाद, हिंदी में या दूसरी भाषाओं में, उनका भी तो एक बड़ा भंडार है। अभी पांडे जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि हमारे यहाँ तो इतनी भाषाएं हैं और ये अनुवाद जरूरी है। जैसे हमारे मित्र चंद्रकांत पाटिल, अब एक नाम ध्यान आ गया। अब मराठी से उनके इतने अनुवाद हैं, मराठी कवियों के, हिंदी कवियों के अनुवाद उन्होंने मराठी में किए हैं। तो ये सब भी चलता रहा, और ये बहुत सुंदर प्रक्रियाएं हैं जो अनुवाद के सिलसिले में याद आती हैं। तनाव पत्रिका लीजिए, बहुत सारे नाम हैं, सब पर जाने का अवकाश भी नहीं है।
पर कुछ नाम ले लेता हूँ ताकि एक संदर्भ बने हमारी आज की बातचीत का। अब तनाव को ही देखिए, इतने वर्षों तक वंशी माहेश्वरी ने कितनी लगन से वो पत्रिका निकाली। अभी संभावना प्रकाशन ने 3 वॉल्यूम में वो अनुवाद प्रकाशित किए हैं हम सबके, जो उस पत्रिका में छपते रहे। और उसमें आप ये पाओगे कि विश्व की कई भाषाओं से, कई देशों से अनुवाद है, और वो सब भारत, ज्यादातर तो उसने कवियों के ही किए हुए हैं। तो एक तो ये कि जो अनुवाद कवियों ने किए, जो अनुवादकों ने किए, अनुवाद के जितने रूप प्रकार हो सकते हैं उन सबको भी हम गिन ले सकते हैं। अब मैं एक काम करना चाहता हूँ, वो ये है कि जिसकी बात अभी प्रदीप ने कही थी कि मैं एक कविता पढ़ूं और फिर हम आगे बढ़ें। तो आप जानते हो कि मैंने वनलता सेन का अनुवाद किया है। जीवनानंद दास मेरे बहुत प्रिय कवि हैं और मेरे ही, और हम ये जानते हैं कि बांग्ला भाषा में तो स्थिति ये रही और अभी भी है कि बहुतों को बांग्ला में वनलता सेन कंठस्थ। और जब मैं कलकत्ता में पढ़ रहा था तो उस समय तो स्थिति ये थी, और वहीं से मेरा भी उनसे परिचय हुआ, मतलब उनकी कविताओं से, क्योंकि मेरी कक्षा में इंटरमीडिएट में बांग्ला भाषी साथी, मैं विद्यासागर कॉलेज में पढ़ा हूँ और वहाँ बांग्ला भाषा के भी बहुत सारे हमारे छात्र थे, हमारे मित्र थे, तो वो कुछ सुनाया करते थे। तो वनलता सेन सुनकर मैं एकदम चकित रह गया, और वो चकित रहना आज तक बंद नहीं हुआ। मूल भाषा में उसको सुनने का बहुत आनंद है। पर अभी मैं आपको अपना अनुवाद सुनाता हूँ। ये भी कहना चाहता हूँ कि अब चर्चा के लिए तो बहुत कुछ है, और लेकिन शायद आज शाम कुछ मेरे अपने अनुवाद भी प्रसंगवश आएंगे। तो वनलता सेन। बीते कितने कल्प समूची पृथ्वी मैंने चलकर छानी, वहां मलय सागर तक सिंघल के समुद्र में रात रात भर अंधकार में मैं भटका हूँ। था अशोक और बिंबसार के धूसर लगते संसारों में, दूर समय में और दूर था अंधकार में मैं विदर्भ में थका हुआ हूँ। चारों ओर बिछा जीवन के ही समुद्र का फेन, शांति किसी ने दी तो वह थी नौटर की वनलता सेन। उसके घने केश विदिशा पर घिरी रात के अंधकार से मुख श्रावस्ती का शिल्पित हो, दूर समुद्री आंधी में पतवार गई हो टूट, दिशाएं खो दी हो नाविक ने अपनी, फिर वह देखे हरी पत्तियों वाला कोई द्वीप अचानक, उसी तरह देखा था उसको अंधकार में। पूछा उसने, कहाँ रहे बोलो इतने दिन, चिड़ियों के घोंसले सरीखी आंखों से देखती हुई बस नौटर की वनलता सेन। संध्या आती ओस बूंद सी दिन के चुक जाने पर धीरे चील पोंछ लेती डैनों से गंध धूप की, बुझ जाते रंग थम जाती सारी आवाजें, चमक जुगनुओं की रह जाती और पांडुलिपि कोरी, जिसमें कथा बुनेगी रात उतरती, सब चिड़िया सब नदियां अपने घर को जाती, चुक जाता है जीवन का सब लेन देन, रह जाता केवल अंधकार, सामने वही वनलता सेन। अब इसको करने में मैंने कितना आनंद उठाया होगा इसकी कल्पना आप कर सकते हो, क्योंकि आप देख रहे हो कि मैंने भरसक कोशिश की कि मैं उन पंक्तियों के साथ रहूं जो मूल बांग्ला की हैं, उस लय के साथ भी रहूं, उन बिंबों के साथ भी रहूं जो उसी क्रम से आते हैं। थोड़ा बहुत क्रम तो बदलता है अनुवाद में, पर ये कविता ऐसी है कि इसका अनुवाद आप चाहे छंद जैसी किसी लय में करो, छंद में करो, या आप गद्य में करो, वो आपको ये करना होगा, वो कविता की मांग है। तो ये भी होता है कि कोई कविता आपसे क्या मांगती है,
और जिस भाषा में वह है, उस भाषा से जब उसको आप अपनी भाषा में ला रहे हो, तो उसमें कौन-सी चीज़ें हैं जो आपका साथ दे सकती हैं? दोनों भाषाओं में एक जैसी हो सकती हैं। अलग है तो उनको कैसे हम उसके उनको पास ला सकते हैं। तो ये जो 2 भाषाओं के बीच में फिर उस पर लौटता हूँ, 2 भाषाओं के बीच में आना-जाना है एक साथ टटोलना है, अपनी भाषा को, दूसरी भाषा को और उसके साथ उसका वो टटोलने का कारण कौन बन रहा है? कोई रचना बन रही है, तो फिर उस रचना में आप उतरते हो। तो बड़ी सुंदर प्रक्रिया है ये, जिसको मैंने कह सकता हूँ कि बहुत इसका आनंद उठाया है, उठाता रहता हूँ और कुछ चीज़ें भी आपको और सुनाऊँगा। अब मैं चाहता हूँ कि पांडेय जी कुछ कहें, फिर हमारी बात आगे बढ़े। तरीके से आपने बातें की और तमाम जो प्रश्न दिमाग में थे अनुवाद को लेकर, मुझे तो लग रहा है कि उसके अधिकांश प्रश्नों के उत्तर तो आपने बिना पूछे ही दे दिए। क्योंकि मुख्य समस्या होती है, जो आपने कहा भाषा का फ्लेवर। हम जब अनुवाद कहते हैं तो सबसे अधिक हानि जो मुझे लगता है कि होती है, वह भाषा का जो ध्वन्यात्मक बिंब है, जो ध्वनि का प्रभाव है या जिसको आपने भाषा के फ्लेवर के रूप में कहा, वह भाषा का फ्लेवर जैसे गायब हो जाता है और भाषा का फ्लेवर या भाषा की जो प्रकृति है, जब वो सामने नहीं रहती तो बहुत कुछ छूट जाता है। केवल शब्द के अर्थ से ही पूरा संप्रेषण शायद नहीं होता, उसका जो जी, पूरा भाषा का जो बिंब बनता है, वह जी, संप्रेषित करता है। तो जी, आपने इस तमाम चीज़ों को बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया और जो मुख्य रूप से कहा कि दोनों भाषाओं के बीच आना-जाना लगा रहता है, एक तनाव की प्रक्रिया या एक जी, खोजने की प्रक्रिया लगातार बनी रहती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई और जो मुख्य समस्या होती है, वह यहाँ से होती है। फिर भी मैं चाहता हूँ कि जैसे जो कविता या गद्य जैसा मैं भी एकदम मानता हूँ कि गद्य का अनुवाद और कविता के अनुवाद में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जी, गद्य में बिल्कुल। कभी-कभी आप सीधे-सीधे चले जाते हैं, वहाँ भाषा के उस फ्लेवर की तलाश नहीं होती जो कविता में होती है। तो वो तो थोड़ी सुविधा होती है, लेकिन मुश्किल या जो परेशानियाँ होती हैं, वह मुख्य रूप से होती हैं। तो हमारे पास भाषा है, एक समस्या भाषा का एक प्रश्न आता है और भाषा के साथ-साथ जो सांस्कृतिक बोध का प्रश्न आता है, जो अनुवाद में अनुवाद करते समय अनुवादक के सामने खड़ा हो जाता है। तो उसके बारे में कुछ आप बताएँ? मैंने इसको महसूस किया है, जब मैंने कविता खासी की कविता का कुछ अनुवाद करना चाहा है या तमसुला आओ की कविता का अनुवाद करना चाहा है, तो मैंने मुझे मुश्किल महसूस हुई क्योंकि नागालैंड की आओ जाति की जो उनका जो संस्कृति बोध है, जो उनका सांस्कृतिक परिदृश्य है, वह कहीं न कहीं हमको मन खींचता है या आकर्षित करता है, जानने की प्रेरणा करता है। तो मैं इन समस्याओं को क्योंकि ये समस्या बड़ी समस्या है, तो इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? असल में ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अनुवाद की भी कई तरह की स्थितियाँ होती हैं। कभी आप अनुवाद स्वयं चुनते हो, कभी आपको दिया जाता है, कभी कोई मित्र कहता है कि इसका अनुवाद कर दो। ऐसा भी मेरे साथ हुआ बांग्ला से तो बहुत होता रहता है कि हुँ, कुछ मित्र सुझाते हैं कि अरे तुमने अगर इस कविता का न किया हो तो कर दो, अच्छा लगेगा हमको। हुँ, हुँ, फिर एक चीज़ और ध्यान में आई और वो बहुत ज़रूरी है। मेरे जीवन को तो उसने काफ़ी हद तक समृद्ध किया, उस पर हुँ। आता हूँ। आप जानते हो कि मैंने शंख घोष की कविता का अनुवाद किया जी, है। अनुवाद एक है, जी। संग्रह भी है, राजकमल से प्रकाशित है, मेघ जैसा मनुष्य। हुँ, हुँ, हुँ। इसको इसलिए याद कर रहा हूँ कि उनके साथ बैठकर अनुवाद करना और उनसे मिलना, मेरे जीवन का एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ, उनसे मिलना भी। तो हुँ, वो हुँ। 1983 की बात है, अशोक वाजपेयी की इच्छा थी और वो कार्यक्रम ऐसे करते भी रहे थे कि भारत भवन का जो वागर्थ वाला भाग था, उसमें हुँ, अनुवाद हो भारतीय भाषाओं से
अनुवाद हो मराठी से, बंगला से, अन्य भाषाओं से। तो अशोक ने मुझे सजेस्ट किया कि क्या मैं भोपाल आकर के अगर शंकर घोष जी भी आ जाएं, उनको बुलाऊं तो तुम आ सकते हो। अरे मैंने कहा अवश्य। उसके पहले मैं कुछ अनुवाद कर चुका था उनके, और उससे एक संपर्क बन गया था। अब देखिए वो क्या क्षण थे मेरे जीवन के, कभी नहीं भूल सकता। शंकर घोष जी जो बाहर नहीं निकलते थे कलकत्ता से, बहुत कम निकलते थे। वो आए, तैयार हुए, और हम 15 दिन साथ रहे। हाँ 10 दिन तो रहे ही, 10-15 दिन तो, और साथ बैठ कर अनुवाद करते थे। 15 कविताओं के अनुवाद हम दोनों ने बैठ करके, जब दिन भर बैठे रहते थे, और बातें भी होती थी, जीवनानंद दास पर बात होती थी, रविन्द्रनाथ के तो इतने बड़े विशेषज्ञ थे, उनसे उन पर भी बातें होती थी, भारतीय भाषाओं की कविता पर होती थी। तो और हम बैठकर फिर अनुवाद करते थे, मैं करता था, उनको सुनाता था, फिर कुछ वो सुझाते थे, कुछ मुझे सूझती थी। देखिए ये भी है, अगर अनुवाद आप करते हो, और कविता के अनुवाद में तो बहुत होता है कि आज मैंने एक कविता का अनुवाद किया और करके रख लिया, और कल फिर उसको पढ़ा, तो फिर वो अनुवाद ही मुझे सुझाता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, जरा इसको इस तरफ भी देखो। तो ये समय जब लगता है अनुवाद करने में, तो कविता के, तो इसलिए नहीं लगता कि पहला ड्राफ्ट बनने में दिक्कत हुई। पहला ड्राफ्ट बन जाता है, वो तो आपका एक शाब्दिक अनुवाद आप कर लेते हो, वहां से बहुत बहुत सुंदर चीजें शुरू होती हैं कि फिर वो अनुवाद आपको बताता है कि नहीं नहीं ये तो नहीं, अभी इसमें कुछ और गुंजाइश हो सकती है, इस शब्द को हम इधर से उधर कर सकते हैं, तो ये इसकी लय बढ़ सकती है, इसमें इसका सांगीतिक पक्ष बढ़ सकता है, इसमें अधिक संगीत आ सकता है। क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि लाख आप कहो कि, और ऐसा होता ही है कि बहुत सारी कविताओं का अनुवाद हम, जिसको गद्य कहते हैं मोटे तौर पर, हालांकि वो गद्य उस तरह से होता नहीं है। कविता का अनुवाद करते ही, ये कविता गद्य में भी लिखते ही, वो गद्य उस अर्थ में नहीं रह जाती, पर फिर भी रहती तो गद्य है। तो अब आप देखो तो फिर कितनी चीजें घटित होती। तो हम, मुझे बड़ा अचरज कई लोग होता है कि अच्छा आप 15 दिन उनके साथ रहे, आपने 15 कविताओं के अनुवाद किए। क्योंकि ये भी देखिए फिर क्या हुआ है, कहानी जैसी ही है, सच्ची घटना है। 1983 में उनके साथ बैठकर अनुवाद किए 15 कविताओं के, फिर सोचा मैं अकेले करूंगा। तो तभी मुझे 1984 में आयोवा विश्वविद्यालय अमेरिका से निमंत्रण मिला कि मैं वहाँ का जो इंटरनेशनल राइटिंग प्रोग्राम है उसमें आऊं। मैंने शंकर घोष जी को बात लिखी, और वो बोले अरे तो बहुत अच्छा है। वो वहां रह चुके थे, वो वहां जाने वाले दूसरे भारतीय कवि थे, पहले थे सुनील गांगुली। तो फिर मैं वहां पहुंचा, और मेरा जो पहला काम था उस 4 महीने के प्रवास में अमेरिका में, वो शंकर घोष जी की कविताओं के अनुवाद का था। अब ये घटनाएं इसलिए सुना रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि उससे अपनी बात ज्यादा अच्छी तरह पहुंचा पाऊंगा कि अब मैं एक विदेश पहुंच चुका हूँ, उस जगह पहुंच चुका हूँ जहां स्वयं कभी कभी रहे थे, उसकी याद बनी हुई है। फिर वहां जो 40 देशों के लोग इकट्ठा हैं, अलग अलग भाषाओं के, उनके बीच बैठ कर रहा हूँ। तो फिर उसमें कभी कभी ये भी होता था कि हमारे कोई मित्र कमरे में अगर आ गए, उसमें मैं अनुवाद कर रहा हूँ, तो पूछते थे तुम क्या कर रहे हो, तो फिर उनको 2 एक लाइनें सुनाता था कि ये कविता है, ये कवि है, तो वहां से दूसरी दुनिया खुलती थी। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि अनुवाद की ये सारे जो प्रसंग हैं, ये बहुत सुंदर है, और ये होते ही रहते हैं। आपके साथ भी हुआ होगा, आप अनुवाद कर रहे हो, वहाँ शिलांग में बैठे हुए, और कोई परिवार का या कोई परिजन आ गया, आदमी आ गया कि आप क्या कर रहे हो, कोई आपके साथ पढ़ाने वाले आ गए, पढ़ने वाले आ गए। तो ये बहुत सारी चीजें होती रहती हैं अनुवाद की दुनिया में। तो उसका भी बहुत लाभ उठाया है। फिर देखिए वहां बैठकर मैं अनुवाद करता हूँ, फिर वो एक किताब बनती है। वो किताब है केदार, जिसमें शक्ति चट्टोपाध्याय के अनुवाद केदार जी के किए हुए हैं, जो राजकमल से छपी थी, और मेरे अनुवाद शंकर घोष के। पहली पुस्तक वो बनती है जिसमें 2 कवि हैं, बांग्ला के, और हिंदी के 2 कवियों ने उनका अनुवाद किया। फिर मैंने अभी मेघ जैसा मनुष्य किया, फिर कई वर्षों के जो अनुवाद थे, वो कोई बड़ी पुस्तक नहीं है, लेकिन
वही इस पर भी आना चाहता हूँ कि अनुवाद में संख्या, हो सकता है ऐसे अनुवादक रहे हों विश्व कविता में और कवियों के बीच में, ये वो अनुवाद है मेघ जैसा मनुष्य का, उसका कवर है ये। अच्छा, हाँ, हाँ, हाँ। तो जी। वो तो कभी बहुत ज्यादा होता हो ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने सैकड़ों हजारों कवियों के अनुवाद कर डाले, क्षमता वाले वो भी कर सकते हैं। पर मैं जी, इस जी, पर भी आना चाहता हूँ कि हम कविता के अनुवाद को की जो संख्या है उसके कम अधिक होने की, उसकी बहुलता की, उसका भी ध्यान कई बार आता है। जैसे मान लीजिए मैंने ही जीवन दास की 30 कविताओं के अनुवाद किए और भी करना चाहता हूँ। ये जो अनुवाद किए 30 कविताओं के, वो कितने दिनों में हुए, उनकी प्रक्रिया क्या रही, फिर उनकी प्रक्रिया वही रही है, उसकी ओर बार बार लौटना चाहता हूँ कि आप एक कविता है आपके पास, उसका अनुवाद है आपके पास, उसके किए हुए ड्राफ्ट है आपके पास, पहले दूसरे तीसरे, वो आपने मित्रों को सुनाए हैं, अकेले में पढ़े हैं, उनका आनंद उठाया है, और फिर आप, वो प्रक्रिया चलती रहती है, बदलते जी, रहते हैं आप, और जहां आकर आप रुकते हैं वहां आपको खुद लगता है कि अभी इसका अनुवाद, एक दूसरा अनुवाद आप शायद आगे फिर कभी कर सकते हो, हालांकि वो होता नहीं है, पर ऐसी इच्छा मन में रहती है। और ये जी, भी रहता है कि जिसको मैंने गीतांजलि की भूमिका में लिखा है कि जो किसी भी भाषा की कविता खास तौर पर, उसके कई अनुवाद जरूरी होते हैं एक समय के बाद। 40 अनुवाद उपलब्ध है हिंदी में गीतांजलि के, एक मेरा भी है, फिर जी, होंगे, वो होने लाजिमी है क्योंकि हमारी भाषा बदलती है। आज भाषा वही नहीं है जो छायावाद के समय थी। जी, तो इसका अर्थ ये हुआ कि फिर एक नए अनुवाद की जरूरत। तो अनुवाद के ये सारे पहलू मुझे लगातार याद आते हैं और आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं उनको शेयर कर रहा हूँ। अब दूसरी बात ये भी लगती है बांग्ला की, तो उसमें ये भी शामिल है कि जिस भाषा से आप अनुवाद कर रहे हो उससे आपका संबंध क्या रहा। जी, एक तो ये कि आपने भाषा सीखी है, वो भाषा किस हद तक आप जानते हो, वो भाषा, क्या उस भाषा में आप लिखते भी रहे हो, क्या उस भाषा में आपने कुछ और भी काम किए हैं। जैसे बांग्ला के बारे में मुझसे लोग पूछते हैं कि आपने बांग्ला से इतने अनुवाद किए, अब 4 कवियों के नाम तो लिए ही गए, और वो रविन्द्रनाथ हैं, रविन्द्रनाथ के कम से कम 300 अनुवाद हैं मेरे, केवल गीतांजलि नहीं है, उनके उनके लगभग 300 गीतों के अनुवाद हैं जो एक सुनो दीप शालिनी संग्रह में सम्मिलित हैं, जो राजकमल से है। फिर निरुपमा करना मुझको क्षमा, जो सत्ता साहित्य मंडल से है। फिर जब रविन्द्रनाथ चौधरी जी ने वो रविन्द्र रचनावली संपादित की, तो उन्होंने कहा कि इसके 2 वॉल्यूम मैं चाहता हूँ कि आपके गीतों के किए हुए हों। तो रविन्द्रनाथ के गीत फिर से किए। तो कई लोग पूछते हैं कि आपने इतना जब काम किया है तो आप बांग्ला में लिखते भी होंगे। तो मुझे कहना पड़ता है कि नहीं, मैं बांग्ला में लिपि आती है, थोड़ा प्रयत्न करके मैं लिख सकता हूँ 2-4 पंक्तियां, पर लिखने का अभ्यास नहीं रहा। फिर ये आता है कि बांग्ला, हाँ मैं जानता हूँ, मैंने बचपन से सुनी है, मैं बांग्ला जिसको पाड़ा कहते हैं, मोहल्ला, वहां रहा हूँ, बड़ा हुआ हूँ। मेरे पिता बड़ी अच्छी बांग्ला बोलते थे। तो परिचय का एक, मेरे मित्र बांग्ला भाषी हैं, लेखक कवि हैं, उनके साथ बांग्ला बोलता हूँ। दिन भर घर में भी बांग्ला, कभी कई बार हम लोग बोलते हैं, कोई आ गया, या मेरी बेटी है तिथि विश्वास, उसके साथ बांग्ला बोलता हूँ। तो घर में लोग जो आते हैं सहयोग के लिए, उनके साथ बांग्ला बोलता हूँ। जो मेरी कुक हैं उनके साथ बांग्ला बोलता हूँ नोएडा में। तो अब मेरा संबंध तो मैंने आपको बता दिया कि वो इतना है, इससे आगे का नहीं है। पर कुछ लोगों का हो सकता है, और रहा है और है, कि जो बांग्ला लिखते भी हैं, बांग्ला बोलते भी हैं, बांग्ला पढ़ते भी हैं, और वो स्वयं बांग्ला भाषी हैं। हमारे जी। उत्पल बनर्जी को देखिए, उत्पल बनर्जी ने कितने सुंदर अनुवाद किए हैं शंकु घोष के कई कवियों के हाँ, बांग्ला, हाँ। इतना सुंदर काम उन्होंने किया है। अब वो तो बांग्ला भाषी है, हिंदी अच्छी जानते हैं, हैं? जी, उनकी पत्नी जी, हिंदी भाषी है,
और लेकिन जी, वो बांग्ला भाषी हैं और उनको दोनों ये सुविधा है कि बांग्ला भी उनको आती है, हिंदी तो आती ही है, हिंदी प्रदेश में रहते हैं इंदौर में, अब उनकी स्थिति फर्क है। तो ऐसी जी, बहुत सारी चीजें ध्यान में आती रहती हैं और रहनी जी, चाहिए वो। सही बात है, सही बात है। आपने बहुत बहुत ही एक बारीक बात बताई हम लोगों को, जो ध्यान में शायद बहुत नहीं रहती है लोगों को। जैसे आपने कहा कि एक कविता के कई-कई अनुवाद होने चाहिए, बार-बार अनुवाद होने चाहिए। तो आपने जिस अनुवाद की बात की, शायद आपका संकेत था कि अर्थ के परे जहाँ कविता होती है, जी, शाब्दिक अर्थ के परे जहाँ कविता होती है, जब जी, अलग-अलग अनुवाद अलग-अलग युग में अलग-अलग लोगों के द्वारा होती है, तो उस अर्थ के अनंतर जो अर्थ है, जो भाव छिपा हुआ, वो शायद प्रकट जी, होता है, या जी, अलग शब्दों के माध्यम से वो बारीक चीज़ सामने आती है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन जी। क्या बोध में भी अंतर आता है क्या? नहीं, बिल्कुल आता है, जो आपने बहुत सुंदर बात कही और सच पूछिए तो कविता का, ये स्वयं कविता भी तो यही है, जिसकी ओर आपने इशारा किया है। जो जहाँ शब्दों के पार पार उनके शाब्दिक अर्थों के पार और भी बहुत से अर्थ खुलते हैं, या वो हम बना ले सकते हैं, उनकी जी, कल्पना कर ले सकते हैं, उनको रच ले सकते हैं। तो ये जो बात है वाक़ई बड़ी महत्वपूर्ण भी है और अपने आप में बड़ी आनंददायी भी है, क्योंकि जी, अनुवाद करने का वास्तविक आनंद वही है कि क्या आप उस सीमा तक कहीं पहुँच सके, जहाँ ये लगे कि वो बिंब उसका उनके उस कविता का बोध, क्योंकि हर कविता पहले, आपने सुंदर बात कही है। मैं तो ये मानता हूँ कि हर रचना, कविता जी, विशेष रूप से, पहले एक बोध सौंपती है। चाहे वो अनुवाद में हो, चाहे वो मूल में हो, फिर आप उसको जी, धीरे-धीरे डिकोड करते हो। पहले तो जी, बोध ही होता है, अरे! फिर आपके मुँह से बेसाख्ता निकलता है। अरे! इतनी सुंदर बात, इतना सुंदर बोध, हैं? जी, ऐसा जी, कुछ होता रहता है। तो जी। जैसे वनलता सेन का ही है। अब हाँ, उसमें हाँ, देखिए इतने बिंब हैं, इसमें बहुत, से एक बहुत। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है अंधकार वाला। जी, अब अंधकार के भी देखिए तो कितने रूप होते हैं। अब मैं सही एक थोड़ी अचानक एक घटना याद आ गई, तो अ, उसकी तरफ चलता हूँ ये कहने के लिए कि अंधकार भी चाहे अनुवाद में आए, चाहे मूल में आए, अब उसके कितने रूप होते हैं। तो एक बार मैं स्वामीनाथन जी के साथ जब भारत भवन बन रहा था, तो बस्तर की यात्रा की थी। लोक आदिवासी संग्रह हम लोग इकट्ठा कर रहे थे। तो स्वामी ने एक दिन मुझसे कहा, हम उनको स्वामी कहते थे, कि अरे कुछ अब तो पास अपरा है, अपरा मैंने रख ली थी निराला की, कि हम कुछ सुनाइए इससे। उनको वो हुँ, बहुत कविता प्रेमी व्यक्ति और कलाकार थे, स्वयं कविताएँ लिखते थे, बड़ी सुंदर कविताएँ लिखी उन्होंने। तो मैंने एक कविता पढ़नी शुरू की, उसमें एक पंक्ति आती है, तिमिर रात के तिरकर ज्यों न तिरे। अब चित्रकार थे स्वामी, कवि थे। उन्होंने कहा रुक जाइए, बोले निराला तिमिर की बात एक वचन में नहीं कर रहे। तिमिर हुँ, रात के तिरकर ज्यों न तिरे, चंद्र रह गया ढका। हुँ, हुँ। क्या सुंदर बात। तो ये जी, अंधकार भी एक कविता में जब आता है, तो कहाँ का अंधकार है, किस समय का अंधकार है, उसका बोध आप करा पाते हो कि नहीं अनुवाद में। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। रह जी, जाता केवल अंधकार, सामने वही वनलता सेन, और बीच में जब अंधकार की बात आती है कि मैं वहां भी था और अंधकार था कई बार वहां, तो दोनों में बड़ा फर्क है। जी, अब जी, जो बिल्कुल, बिल्कुल। अनुवाद आपको इसका बोध करा सके, जी, जी, जितना करा सके, जी, तो जी, उसमें, क्योंकि शाब्दिक अनुवाद आप नहीं कर रहे होते, आप उस बिंब का, उस प्रसंग का अनुवाद भी कर रहे हो। जी, जी, जी। आपको सुन कर के मुझे जो तुरंत बात सूझ रही है, वह यह कि अनुवाद तो ठीक है, लेकिन कविता का अनुवाद करने के लिए एक कवि का होना आवश्यक है। जिस तरह से आपने शब्दों को या कविता की जिस तरह से व्याख्या की, तो क्या मानते हैं कि कविता का अनुवाद करने के लिए व्यक्ति का, अनुवादक का कवि होना आवश्यक है या नहीं? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? मैं ये सोचता हूँ कि जब अनुवादक अनुवाद कर रहा हो कविता का, तो वो कवि हो जाए।
हाँ, और उसमें कविता ये और वो संभव है, वो असंभव जी, चीज़ नहीं है। वो संभव बिल्कुल, इसलिए है कि मैं इसमें बहुत गहराई से विश्वास करता हूँ कि रचना पढ़ना, रचना सुनाना, उस समय आपका रचनाकार हो जाना होता है। बहुत अच्छा, संबंध बहुत आपने क्या बनाया है। हाँ, कभी-कभी हाँ, देखिए मैं हम देखिए अब अभी दूसरी बात कहता हूँ, इतनी ही ज़रूरी है। कभी-कभी हम कविता नहीं लिख पाते। सालों कभी कुछ लोगों के साथ ये घटना घटित होती है कि साल भर वो कविता नहीं लिख पाए। मेरे साथ भी हुँ, हुआ। क्योंकि कविता जी, चाहने से नहीं लिखी जाती। डायरी जी, जैसी कविता तो हम दर्ज कर लेते हैं और खुद जानते हैं कि ये वो कविता नहीं है जो आप तक आती है। जो जी, आप तक आती है और जो आप एक डायरी की तरह कोई बात है या कोई सूझ है, उसको आपने कविता के रूप में दर्ज कर लिया है, दोनों में बड़ा फ़र्क है। जी, जी, तो अनुवादक के साथ भी ये है कि जब वो अनुवाद कर रहा है, मान लीजिए जीवनानंद दास का ही या रवीन्द्रनाथ का या शंकु घोष का या किसी और का, अपनी भाषा से असमिया से कर रहा है, किसी बड़े कवि का या वो मराठी से कर रहा है, तो उस समय उसकी स्थिति क्या है? वो किस हद तक उसमें डूबा है? वो जी, अनुवाद को क्यों किस हद तक अपने लिए ज़रूरी मान रहा है? उसकी प्रक्रिया क्या है? और अगर उसकी प्रक्रिया बहुत इंटेंस है, गहरी है और सचमुच जी, कविता प्रेमी की है, तो वो कवि हो जाएगा। अनुवाद आपको कवि बना देता है। जी, 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 हुँ। जी, अगर बहुत, आप नहीं बहुत भी हो तो जी, बहुत-बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। मुझे भी हमेशा महसूस होता है कि बिना कवि हृदय हुए या कविता के उस बोध को आत्मसात किए, शायद अनुवाद कार्य उस सघनता से नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए। तो कई बातें आपने बताई अनुवाद की प्रक्रिया में शब्द का अनुवाद तो है ही है, लेकिन शब्द से परे हट कर के उसके भाव का अनुवाद या उसके पूरी सांस्कृतिक चेतना का अनुवाद भी होना चाहिए। एक बात मुझे कभी-कभी दिमाग में मेरे आता है कि अनुवादक को क्या जिसका अनुवाद कर रहा है उसका दर्शन बोध कहाँ तक मिलना चाहिए? जो दार्शनिक अनुभूतियाँ हैं या जो जो जीवन के मानक हैं, जीवन के मूल्य हैं, जीवन के विश्वास हैं, हमारी आस्थाएँ हैं, क्योंकि अनुवादक जब भी अनुवाद करता है तो यह संभव नहीं है कि वह अपनी मान्यताओं से पूरी तरह मुक्त हो जाए। उसके जी, अपने जीवन दर्शन, उसके अपने आत्मविश्वास या उसकी अपनी समझ साथ-साथ काम करती है। और अक्सर होता क्या है कि अनुवाद करते समय हम अपने मूल्यों को, अपने विचारों को उन पंक्तियों में अर्थ के साथ गूँथ देते हैं, पिरो देते हैं। शायद ये अनजाने में होता हो लेकिन ऐसा हो जाता है। और जी, इससे अनुवाद में ये दोष आ जाता है कि जो रचनाकार कहना चाह रहा है, वह कहीं न कहीं पीछे छूट जाता है और अनुवादक के भाव या वह जीवन दृष्टि, वह जीवन दर्शन सामने आ जाता है। तो मुझे कभी-कभी बहुत परेशानी होती है जब मैं अनुवाद करने बैठता हूँ तो मैं चूँकि पूर्वोत्तर के कवियों का अनुवाद करना पसंद करता हूँ, तो जो इनका संस्कृति बोध है, जीवन मूल्य हैं, वो प्रकृति का सामंजस्य है, प्रकृति के तादात्म्य से निर्मित हैं। तो मुझे समस्या आती है। तो और ये इस समस्या से मुक्त होना बड़ा मुश्किल मुझे लगता है कि क्योंकि जीवन भर की जो हमारी कमाई है, हमारी जो जीवन दृष्टि है, उससे हम कैसे बचें? या कैसे हम उस मूल कवि की अनुभूति या संवेदना को बिना अपने हस्तक्षेप के प्रकट कर सकें? तो आपका इतना विशद अनुभव है, तमाम भाषाओं से अनुवाद आपने किया है। अ, इसका अगर कोई उपाय बताएँ या इसके बारे में अपने विचार प्रकट करें तो बहुत हम लोग के लिए फ़ायदेमंद होगा। अब असल में देखिए ये तो फिर एक बहुत अच्छी चीज़ की ओर आपने इशारा किया है। अनुवाद एक तरह की रचना ही है और जैसे रचना के समय होता है कि एक रचनाकार अनुभव करता है कि मैं लिखते समय या लिखने के बाद तो ज़रूर ही करता है। ये सब घटित कैसे हुआ? जो रचना अभी घटित हुआ है, जो उसी ने जी, किया है। क्योंकि उसमें देखिए स्मृति का और स्थान को भी बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ, जी, अनुवाद के सिलसिले में। और वो जो दर्शन वाली बात भी वहाँ से शायद आती है। फिर उसी के साथ कि आपका
संबंध क्या रहा उस भाषा से जिसमें आप अनुवाद करने चले? उसके जी, बारे में आप और क्या-क्या जानते हो? जैसे एक सुविधा तो होती है, मान लीजिए मैंने जो बंगला से अनुवाद किए हैं, उसमें ये सुविधा तो है ना कि मैंने उस जी, प्रदेश में 20-22 वर्ष लगातार बिताए हैं। जी, मैं वहाँ जाता रहता हूँ, वहाँ कई कई जगहें देखी हैं, वहाँ की प्रकृति से मेरा साक्षात्कार हुआ है। जैसे मैं कह सकता हूँ कि बंगाल में जो काल वैशाखी का अर्थ है, जो जी, जी, आंधी का, हाँ? वो जी, अगर जिसने देखी है, वो उसका अनुवाद ज़्यादा अच्छी तरह कर पाएगा या जी, उसमें बिल्कुल। उसका बोध और जागेगा। या कि मान लीजिए मैं बंगाल के सरोवरों की बात सोचूँ, ये बहुत देखे हैं बंगाल के ताल, तो उनकी वो कैसे होते हैं, रूप प्रकार, उनका एक अपना बिंब। तो ये जो यथार्थ चीज़ों के साथ फिर वहाँ से एक दूसरी उड़ान शुरू होती है, जो कवि ने भी ली होती है और अनुवादक को भी लेनी पड़ती है। फिर उसके बंगला भाषा में मान लीजिए कि आप रामकृष्ण परमहंस को भी जानते हो, उसके बारे जी, में भी कुछ जानते हो, तो वो बात तो फिर एक दूसरी तरह से आती है और आएगी ही कि उससे उस भाषा की संस्कृति से, जीवन शैली से, वहाँ के जीवन से आपका क्या परिचय रहा? क्या उस उसको शायद निश्चय व्यक्ति ज़्यादा बेहतर पकड़ पाएगा, जिसका संबंध वहाँ की कई चीज़ों से रहा है, वहाँ के खान-पान से लेकर के खान-पान का भी देखिए बहुत वो है। अब कभी-कभी ये होता है कि मान लीजिए एक साधारण-सा प्रसंग है, कि कोई चाय ही पी रहा है, जी, तो वो चाय उस पंग या कि मान लीजिए किसी बस का प्रसंग है, जैसे शंकर घोष की कविता में है प्रसंग ऐसे। एक कविता उनकी बड़ी सुंदर कविता है। इस समय तो जी, सामने नहीं है, लेकिन इसका आशय ये है कि वो कोई किसी व्यक्ति से एक भीड़ भरी बस में कहा जा रहा है कि थोड़ा और सिकुड़ जाओ, ऐसे नहीं वैसे खड़े खड़े हो जाओ। अंत में हुँ, एक पंक्ति आती है कि हे ईश्वर, क्या रहूं अपने जितना मैं हूँ अपने कद में, क्या उतना भी न रहूं, अब उससे भी क्या छोटा हो जाऊं। हैं? क्या बात तो है! वाह! तो अब जो कलकत्ता की बसों में एक ज़माने में जिन्होंने सफ़र किया है, जब वो जी, कविता जी, लिखी गई होगी, अब जी, मैं जी, अपने लिए कह सकता हूँ कि इसको पढ़ते ही वो पूरा दृश्य मेरे सामने उपस्थित हो गया, जी। क्योंकि उससे मैं बहुत गुज़रा हूँ, तो मेरे साथ भी घटित हुआ है। मैं भी हाँ, कहता हाँ, था दूसरों से और मुझसे भी कहा जाता था, "एकटू सो जान।" हाँ, तो ये 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 तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये तो हाँ, होगा ही। अब जैसे मान लीजिए मैंने ऑक्टेवियो पाज़ की कविताओं के अनुवाद किए हैं। जी, अब जी, ऑक्टेवियो पाज़ का अच्छा फिर उसमें संबंध आपका क्या है? अब मैं वो क्यों चुनता हूँ, वो मैं क्यों स्वीकार करता हूँ? जैसे हमको जब इंदिरा चौधरी जी ने कहा वो सचिव थे कि ऑक्टेवियो पाज़ की भारत संबंधी कविताओं का अनुवाद तुम कर दो। अरे! मैंने कहा हुँ, तो बहुत सुंदर होगा। अब क्योंकि मैंने उसको तुरंत इसलिए स्वीकार किया कि अब तेरे पास से मेरा दूसरा परिचय भी है, क्योंकि कला हुँ, संबंधी चीज़ें पढ़ता रहा हूँ, हैं? हुँ, हुँ, उनकी हुँ, उनके उनके लेख पढ़ता रहा हूँ, उन्होंने जो कला पर लिखा है वो पढ़ा है, उनकी कविताएँ पढ़ता रहा हूँ, तो मैंने तुरंत हाँ कर दी, जबकि मैं इस्पानी नहीं जानता। सुविधा फिर देखिए उसमें क्या हुई थी, थोड़ी-सी हुई थी कि जो हमारे यहाँ जेएनयू में लोग जो पढ़ाते हैं, इस्पानी हमारे उनमें से कुछ मेरे जी, मतलब बहुत आत्मीय और मित्र रहे हैं। तो उनसे समय-समय पे कुछ पूछ लेता था। मेरी बेटी जो अब नहीं रही वर्षिता, वो कैंसर से चली गई, तो उसने पहले जेएनयू से स्पेनिश में बीए किया था। जब अनुवाद कर रहा था कभी-कभी उससे पूछता था, उसकी हुँ, मदद मिल जाती थी। इसका उल्लेख किया अपने भूमिका में। तो ये अब इसमें ये भी शामिल है न कि अनुवाद आप कर कैसे रहे हो? अब मैंने तो जी, उसके बाद अंग्रेजी से अनुवाद में किया है। फिर इस्पानी में उसकी कविता उपलब्ध थी, बाइलिंगुअल एडिशन मेरे पास था। तो फिर बाइलिंगुअल एडिशन से भी आप मदद लेते हो कि नहीं? ये सारी बातें मैं और उनको इनको उनको साझा करना बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि असल चीज़ें यही हैं अनुवाद में। ये जी, सारी प्रक्रियाएँ, ये समस्याएँ, ये स्थितियाँ स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जी, किसी चीज़ का अनुवाद किस परिस्थिति में कर रहे हो। किस प्रसंग से कर रहे हो, उससे आपका परिचय कितना है? क्या उस परिचय को आपने और गहरा किया, जब आप अनुवाद करने लगे? जैसे मेरे साथ हुआ। अब शंकर घोष जी को मैंने इतना पढ़ा हो, पहले ज अनुवाद से पहले मैं नहीं कह सकता था। केवल उनकी कुछ कविताएँ पढ़ी थी और उनसे परिचय हो जाने के बाद
जब उनका अनुवाद करने लगा, तो अब इस समय मेरी स्थिति ये है कि कम से कम शंकर घोष जी की 20 किताबें घर में हैं। जी। अभी उनकी बेटियों ने इसी वर्ष फरवरी में मुझे बुलाया शंकर घोष की व्याख्यान माला की पहली ही कड़ी। मेरे लिए बहुत गौरव की बात भी थी। तो उनकी जो बेटियां हैं श्रावंती और सेमंती, उनका प्रेम भरा निमंत्रण था। फिर वहां से कुछ पुस्तकें और मिली, उन लोगों ने दी। इधर जो प्रकाशित हुई है, कुछ शंकर घोष जी मुझे देते रहे थे, कुछ मैं खरीदता रहता था। तो ये सारी प्रक्रियाएं चलती रहती अनुवाद में। और अनुवाद अगर आप किसी का कर रहे हो और ये सब प्रक्रिया भी आपके साथ चलती रहती है, तो न केवल सुविधा होती है, अनुवाद का को लाभ भी मिलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल उसी से लाभ मिलता है और उस लाभ में यह भी बात शायद जुड़ी रहती है कि आप में अपनाने की कितनी योग्यता है या कितनी कुशलता है। कैसे आप दूसरे के व्यक्तित्व को अपना लेते हैं या ग्रहण कर लेते हैं। यानी अपने व्यक्तित्व का विलयन आप दूसरे व्यक्तित्व में करने में जितने सक्षम होंगे, शायद अनुवाद उतना बेहतर होगा, लेकिन एक मुश्किल प्रक्रिया है। यह अपने व्यक्तित्व का ये बात कहने में जितना सहज है, शायद उतना संभव करना मुश्किल होता है। और आपने शायद, जैसे आपने बताया कि उनके साथ रह के जो अनुवाद की प्रक्रिया हुई, तो यह विलयन की एक प्रक्रिया रही होगी। और जैसे आपके व्यक्तित्व और उनके व्यक्तित्व का जो दूरी थी, वो दूरी समाप्त हो जाती है। मेरी समस्या दर्शन को लेके आती है। हर व्यक्ति का अपना एक जीवन दर्शन होता है, एक जीवन दृष्टि होती है, सोचने का एक तरीका होता है। अनुवाद करते हुए भी वह दर्शन, वह जीवन दृष्टि उसके साथ मौजूद रहता है। तो वहाँ एक वह बाधा भी खड़ी करता है शायद। तो आप कैसे समझते हैं कि वो जीवन दृष्टि या जीवन दर्शन, उससे कैसे उपराम हुआ जाए, मुक्त हुआ जाए? ये तो बहुत अच्छा सवाल है। इसको कई तरह से देख सकते हैं। देखिए, असल में ऐसा होता है, वो तो होती है, दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, पर कभी-कभी होता है कि रुचियाँ समान होती हैं या दृष्टियाँ भी समान होती हैं। कि जैसे मान लीजिए कोई प्रकृति आप भी प्रकृति प्रेमी हो और वो कभी भी प्रकृति प्रेमी है, और वो उसके यहाँ बहुत सारी प्रकृति के बिंब आते हैं, तो प्रकृति के उपादानों के बिंब आते हैं, तो आपको एक तरह की सुविधा होती है, ये तो मैं मानता हूँ। और कभी-कभी तो ये होता है कि आप अनुवाद चुनते भी इसीलिए हो कि उसमें आपको उसको करते हुए आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। और आपकी तो जीवन दृष्टि वहाँ दिखाई देती है। दूसरा ये कि जहाँ तक जीवन दृष्टि का सवाल है, वो तो रहेगी, रहना उसका अनिवार्य है। वो अगर छूट गई तो बहुत मुश्किल भी होगी, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं झलकनी चाहिए कि आपने किसी चीज़ को ग्रहण कैसे किया। और पाठक निश्चय इसको पकड़ लेता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं पकड़ पाता। तो उसपे तो फिर यही है कि दो भिन्न समान रुचियों की, दो भिन्न लोगों की दृष्टियों के बीच में एक पिल आप बनाते हो, बनता है। जैसे शंकर घोष जी से के विचारों से मैंने बहुत सीखा है, कि उनके जीवन से ही बहुत सीखा है। और तुरंत एक हँसी उठती थी, उनका कुछ भी पढ़ता हूँ तो जैसे आपके भीतर से आता है ना कि हाँ, ऐसा ही तो है। तो ये क्यों उठता था? क्योंकि कहीं न कहीं तो कोई चीज़ रही होगी या है जो हमको मतलब खींचती थी। अब उनका भी प्रेम मुझे मिला, तो कह सकता हूँ कि उनको भी थोड़ा-सा मैं तो खींचता था। हम साथ रहे तो वो तो होता है। और अब जीवन दर्शन, तो उसको मैं यही कह सकता हूँ कि वो तो एक दूसरी तरफ जाता हूँ, उससे अपनी बात कह पाऊँगा। मैंने तरह-तरह के अनुवाद किए। अब देखिए, कई लोगों को अचरज भी हुआ, मैंने मोहम्मद रफ़ी की जीवनी का अनुवाद किया अंग्रेजी से, और कह सकता हूँ कि मैंने इतना आनंद उठाया है, जितना कम चीज़ों में उठाया होगा। क्योंकि फिर वो क्या हुआ, वो व्यक्ति, उसका खुद एक, जिसको क्या कहते हैं, एक रूहानी मामला उसका अपना, मोहम्मद रफ़ी का। और मोहम्मद रफ़ी का जीवन
उसने मुझे ऐसा घेर लिया और मैं अब ये कहने के लिए कहने पर आ गया हूँ कि कविता के अनुवादों ने उस जीवनी को करने में मेरी बड़ी मदद की कि मैं कविता का भी अनुवादक हूँ, क्योंकि वहां पर लगातार बात हो रही है गीतों की। मैंने उसको जी, क्यों इतना एंजॉय किया, तो बहुत हाँ, सारी चीजें होती हैं और चूंकि मैंने उनका अनुभव किया है इसलिए आज साझा कर रहा हूँ। सच पूछिए तो मैंने इसको इससे पहले इस रूप में नहीं सोचा था। अभी बात करते हुए लगा कि जो घटित हुआ था मेरे साथ, और फिर बहुत लोगों को लगा कि ये जो अनुवाद है, जो कि मतलब उसको उस तरह की प्रतिक्रिया पाकर किसी को भी अच्छा लगेगा। बहुत लोगों ने कहा कि ये तो अनुवाद पढ़कर लगता है कि किताब हिंदी में लिखी गई थी, ये अनुवाद है ही नहीं। तो वो क्यों जी, होता है? हुँ, तो ये सारी चीजें आज याद आई, आपसे बातें करते हुए याद आई। अब मैं एक काम और करता हूँ, जी, क्यों कहीं रह न जाए, क्योंकि 1 घंटा तो लगभग हो चुका है और जी, हम पता नहीं चला। तो सही बात है। मैं एक चीज़ ये चाहता हूँ कि आप शिलांग में रहते हो और जी, शिलांग में ही ये कविता गे ने लिखी थी। अच्छा अ, जी, 1947 में दूरवा हाँ, दल नाम की इनकी जो कविता है, वो आपको बिल्कुल, जी, सुनाता हूँ। अब जी, वो क्योंकि मुझे पूरी कंठस्थ है और ये मैं चाहता हूँ कि अगर वहाँ की किसी भाषा में इसका अनुवाद ना हुआ हो, तो कभी आप करो या कराओ। जी, कविता है जी, दूरवा दल। हुँ, पार्श्व गिरिका नम्र चीड़ों में डगर चढ़ती उमंगों सी, बिछी पैरों में नदी ज्यों दर्द की रेखा, वाह! विहग शिशु मौन नीड़ों में मैंने आंख भर देखा, दिया मन को दिलासा पुनः आऊंगा, भले ही बरस दिन अनगिन युगों के बाद, तमक कर दामिनी बोली, क्षितिज ने पलक सी खोली, अरे आयावर रहेगा याद। वाह, वाह, वाह! अच्छा, ये अच्छा अब कविता आप हम लोग देखिए, हैं। जी, आपको एक सच्ची घटना सुनाकर समाप्त करता हूँ। मैं जी, गुवाहाटी में था हुँ, और वहाँ एक दिन मैंने देखा कहीं से गुजर रहा था तो टैक्सी वाले आवाज लगा रहे थे, शिलोंग शिलोंग। तो हुँ, मैंने शिलोंग देखा नहीं था। ये अभी ऐसे ही कोई 10-15 साल पहले की बात। तो मैंने मैंने पूछा कि कितना समय लगेगा और फिर लौटने में क्या सुविधा रहेगी? मालूम हुआ कि कोई 2 ढाई घंटे लगेंगे, आप शाम तक लौट सकते हो। तो मैं खाली इस कविता के प्रसंग से वहाँ चला गया कि मैं अज्ञे ने कविता वहाँ लिखी थी और अभी मैंने अज्ञे की कविताएँ शीर्षक से एक लेख लिखा है, उसमें इस घटना का ज़िक्र किया है कि अच्छा, खाली मैं वो शिलंग चला गया। अब मैं जानता था कि वो शिलंग वो नहीं है होगा। जब अज्ञे ने वहाँ ये लिखा होगा, तो ये शिलंग कोई दूसरा रहा होगा। उसकी जी, जी, प्राकृतिक सुषमा भी कुछ और रही होगी। पर चलो देख आते हैं। तो कविता के अनुवाद बहुत सारी चीज़ें घटित करते हैं। जी, जी। बहुत-बहुत आपने बिल्कुल सही बात की और इसी संदर्भ में मैं आपकी कई कविताओं को जो अनुदित कविताएँ उसको देख रहा था, शंख घोष की कविता भी देखी, रवीन्द्रनाथ टैगोर के अनुवाद और सबसे बड़ी बात जो मुझे महसूस हुई कि जैसे ये मूल कविता है, मूल कविता मैं एक छोटा-सी बात अपनी कहना चाहूँगा शायद समय हो गया है। कविता भी 1-2 हम सुनना चाहेंगे आपकी जैसा कि प्रदीप जी का इच्छा है। लेकिन एक छोटी-सी बात, आपने बार-बार अनुवाद के आनंद की बात की। इससे पहले किसी ने अनुवाद के आनंद की बात नहीं की थी। वो एक ज़िम्मेदारी है, दायित्व है और हमें करना चाहिए। लेकिन ये जो आनंद है ये शायद पुनर्सृजन का आनंद है या जो जी, कहा गया है कि एक 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 रचना है, एक सौंदर्य का आनंद है। तो ये हाँ। जो आनंद बोध है और अनुवाद है ये 2 थोड़ी दूरी दोनों में है, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन आपने बहुत बार-बार आनंद का जी, बहुत आनंद का काम, बहुत जी, आनंद का काम। उस जैसा आनंद तो अब उसमें देखिए उसके मूल में तो वही फिर से दोहरा देता हूँ कि अपनी भाषा को जानना अनुवाद के माध्यम से, एक जी, दूसरी भाषा को जानना और अधिक जानना, वो तो शामिल है ही है। फिर उसके साथ जी, और बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। जी, जी, बिल्कुल। बहुत मन बहुत खुश है और जैसा आपने कहा कि ये बहुत बड़ा विषय है, कितनी भी लंबी बात हो, शायद समय कम पड़ जाएगा। लेकिन प्रदीप जी की बहुत इच्छा है और उन्होंने आग्रह भी उनका है कि आप अपनी कुछ अनुदित कविताएँ और कुछ अपनी मूल कविताएँ भी जो आप
सुनाना सर, चाहें? उससे पहले मेरा एक निवेदन है कि जी, जी। दर्शकों के कुछ 2-3 सवाल आए हुए हैं जो कि मुझे ज़रूरी लग रहे हैं। अगर हाँ, आप हाँ। इजाज़त दें तो मैं स्क्रीन पर ले रहा हूँ सर, और ज़रूर, आप जी, ज़रूर। वो सवाल सर से एक बार पूछ लें। तो एक जी। सवाल सर स्क्रीन पर है अनुशब्द राय जी का। हुँ, हुँ। आप पढ़ दो, मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा। आप पढ़ दीजिए। Poetry is what gets lost in translation. Poetry is what poetry is what get lost in translation. क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? पूछना हाँ, चाहते हैं। मैं रखता हूँ, लेकिन एक और बात के साथ कि कविता को अनुवाद में बहुत लाभ भी हो सकता है। जी। वो कुछ और अच्छी से भी लग सकती है मूल हाँ, से। और ये बहुत सारे कवियों का अनुभव है कि अपने अच्छे अनुवाद देख करके उनको लगा है, तो वो लॉस तो होगा ही होगा, क्योंकि अब मूल को हूबहू तो आप नहीं उतार सकते। उसकी तो जी, जी। कोशिश भी, तो उसके बारे में तो दावा भी आप नहीं कर सकते कि मैंने जो अनुवाद किया है ये रचना जैसा है। पर रचना जैसा कई बार होता है, और कई बार तो रचना से बढ़कर होता है। ये उसके जी। अनुवाद की दूसरी खूबी है। तेमसुला आओ जी जब मैं कभी उनकी हिंदी कविताओं का पाठ करता था, तो अक्सर कहती है कि हिंदी में सुनकर तो मुझे अपनी कविता और अच्छी लगती है। ये कई बात वो लोगों को अक्सर लगता है, कहती। ये हाँ, सच्चाई है। जी, जी, जी। एक दूसरा प्रश्न है राजीव रंजन प्रसाद जी का, अनुवाद के प्रसंग में क्या अनुवादक अपना रूपांतरण लेखक के रूप में पहले करता है और भाषांतरण बाद में? अगर मैं इसको ठीक से समझ पा रहा हूँ, तो ये है कि वो तो फिर साथ-साथ वाली प्रक्रिया हुई ना, कि जी, लेखक है वो तो उसका रूपांतरण भी इसमें शामिल है कि वो अनुवादक की भूमिका में आ गया है। यही तो हुआ रूपांतरण का अर्थ। और जब जी, ये कहते ही भाषा का रूपांतरण अपने आप सामने आ जाता है कि वो एक भाषा को रूपांतरित करने चला है। जी, जी। एक और प्रश्न सामने दिख रहा है, बी आकाश राव का प्रश्न है, अनुवाद के उपरांत मूल रचनाकार के साथ उसे साझा करने के विषय में कुछ अनुभव बताएँ? वो तो मैंने कुछ साझा की कुछ बताए हैं, और जिनसे, क्योंकि सबसे तो आप साझा नहीं कर सकते, जो जीवित जी, हैं उनसे ही कर सकते हैं। तो मेरा जो साझा हुआ है शंकु घोष जी के साथ हुआ है, और उसका अनुभव जी, बहुत अच्छा रहा। वो उस अनुभव से क्या होता है कि आप कई रूपों में समृद्ध होते हो, क्योंकि जी। जिससे याद आ रही है इस प्रश्न से, एक बात इस सवाल से, कि मैं उनके चेहरे से समझ जाता था कि उनको ये अच्छा। मेरा अनुवाद अच्छा लगा है, और उसको बड़ी खुशी होती थी, क्योंकि बोलने से हुँ, पहले तो वो एक्सप्रेशन आता है उनके, मतलब कभी-कभी, अच्छा कभी-कभी ये भी होता था कि मान लीजिए उसको रिपीट करने के लिए कहते थे, तो लगता था कि नहीं, इसमें वो शायद इसलिए भी ऐसा कह रहे हैं कि आप इसको और जाँचो, हैं? इसको अच्छा। आप और देख लो। वो तो बड़े बड़े विनम्र तरीके होते हैं ना, सुझाव जी, देने के। तो जी, वो जी, सबका भी अनुभव किया है। जी, और जी, एक 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 अनुवाद में रवीन्द्रनाथ का ज़रूर सुनाना चाहता हूँ, जो जी, बहुत इसलिए भी कि आज ये अवसर है और बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे। तो जो उनकी बहुत चर्चित कविता है, गीतांजलि में है ये, जो हुँ, अंग्रेजी हुँ, में अनुवाद लोग बहुत गाया भी जाता है कई स्कूलों में, और हुँ, बांग्ला में भी, वेयर द हेल्ड इज़ हाई वाली। जी, हो चित्त जहाँ भय शून्य, मात हो उन्नत, हो ज्ञान जहाँ पर मुक्त, खुला यह जग हो। घर की दीवारें बने न कोई कारा, हो जहाँ सत्य ही स्रोत सभी शब्दों का, हो लगन जहाँ ठीक से ही सब कुछ करने की, हो नहीं रूढ़ियां रचती कोई मरुथल, पाए न सूखने इस विवेक की धारा, हो सदा विचारों कर्मों की गति फलती, बातें हो सारी सोची और विचारी, हे पिता मुक्त वह स्वर्ग रचाओ, हमें
बस उसी स्वर्ग में जागे देश हमारा। वाह! क्या बात है, बहुत बढ़िया। माने कविता में जो आपने भाषा का फ्लेवर कहा था, वह भी महसूस किया जा सकता है। केवल वो अनुवाद नहीं है, बल्कि भाषा की प्रकृति भी वहाँ पर प्रकट हो रही है। एक प्रश्न आपकी अनुमति हो तो मैं पूछूँ, क्योंकि यहाँ पे राजीव रंजन प्रसाद जी का एक और प्रश्न है, मैं पढ़ देता हूँ। जी। अनुवाद के लिए मूल रचना या कृति के चयन का आपका अपना आधार क्या रहा है? कोई कृति या रचना अनुवाद के लिए किसी अनुवादक को कैसे तैयार कर लेती है? आपका अपने अनुवाद के विधा के चयन का क्या अनुभव रहा है? 3 प्रश्न वास्तव में है ये। जी, तो एक तो यही है कि जैसे कि मैंने बताया कि शंकु घोष जी की कविताएँ पढ़ी थी और बहुत अच्छी जी, लगी थी। तो मैंने उनको चिट्ठी लिखी, उसका जवाब आया, जवाब में ये भी आया कि मुझे लगा कि मुझे जानते हैं वो थोड़ा-सा, तो जी, कि नहीं आप अनुवाद कर सकते हो मेरी किसी भी कविता का, अनुवाद की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मैंने उनके अनुवाद कर लिए, वो छप गए समकालीन भारतीय साहित्य में, तो वो तो अपनी इच्छा से किए हुए थे कि कोई चीज़ जी, आपको बहुत अच्छी लगती है, आपने संयोग से पढ़ा, तो आप करने बैठ जाते हो। फिर अभी मैंने कहा ही कि कई बार कोई मित्र कहता है, कोई आदमी हाँ, सुझाता है कि आप ये करो तो आपको शायद अच्छा लगेगा। फिर कई बार ये भी होता है कि कोई घटना भी शामिल हो जाती है। जैसे हुँ, गीतांजलि का अनुवाद मैं शायद कभी ना करता, अगर एक घटना ना घटित हुई हो। अब मैं जब 18-20 साल का था तब से मैं गीतांजलि का गुटका संस्करण अपने पास रखता था और तब से हुँ, उसको पढ़ता था। कितना उसको समझ पाता था कह नहीं सकता, अब भी कितना समझ पाता हूँ नहीं कह सकता। पर एक दिन उसका एक अर्थ मुझ में अवतरित हुआ। मेरे साढ़ू रहते थे सोलन में, अब वो नहीं है, आर्मी में थे, उनका बड़ा अच्छा बंगला था, हम गर्मी की छुट्टियों में वहाँ जाते थे। तो एक बार गर्मी की छुट्टियों में मैंने वो गुटखा साथ रख लिया और वहाँ मैं टहलने निकल जाता था, कभी सुबह, कभी शाम को। अब तो वो सोलन सोलन नहीं रहा, पर एक समय बहुत प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ था, जब इतने मकान नहीं बने थे। तो एक चट्टान पर जाकर बैठा, वो किताब खोली, कुछ कविताएँ पढ़ी, अरे! मुझे लगा कि रवीन्द्रनाथ यही तो कह रहे हैं कि जो परम सत्ता है, वो प्रकृति से उसको उन्होंने उतारा। ये बात समझ में आते ही मैं बेचैन-सा हो गया और लगा कि मुझे इसका अनुवाद अपनी भाषा में करना ही चाहिए। मैं देखूँ कि क्या जो मैं सोच रहा हूँ, सचमुच ऐसा है। जी, और और जी, यही है, पूरी गीतांजलि यही है। वो जी, कई प्रभु ईसा का नाम तो एक आध जगह आया है, वो भी और प्रसंग में आया है, एक संबोधन की तरह आया है, परम सत्ता को। वहाँ जी, कोई मूर्ति नहीं है, बहुत वो अच्छा, बहुत परम अच्छा, सत्ता बहुत निराकार ही है हाँ, कि हाँ, वो जी, जिसमें एक वो कविता है जो बड़ी उनकी चर्चित कविता है कि गाँव के लोग हैं, रात का समय है, कोई कहता है महाराज आएँगे, फिर बारी-बारी सब अटकलें लगाते हैं कि नहीं-नहीं ये जी, महाराज का रथ नहीं हो सकता। फिर अचानक आँधी आती है और वहाँ गाँव के लोग कहते हैं, "अरे! लाओ फटी चटाई ही लाओ, इसको बिछा दो, महाराज आ गए हैं, हैं? उनका अरे! स्वागत करो।" तो कोई कहता है कि, "नहीं, स्वागत कैसे करें? कुछ है नहीं घर में, हम तो ऐसे हैं नहीं, इतने समृद्ध कि स्वागत कर सकें राजा का।" तब कोई कहता है, "नहीं-नहीं करो, जो कर सकते हो करो।" फिर वो है कि वो झंझा आती है और हुँ, महाराज आओ। इस कविता का अनुवाद करते हुए अभी बातें करते हुए, कविता नहीं सुना रहा आपको, लंबी है। उसके पढ़ते हुए मुझे रोमांच हुआ था। उसका जी, अनुभव करता हूँ मैं कि जी, जी, रवीन्द्रनाथ ने उसको इतनी सुंदर तरह से कहा है, क्या बात है, स्वा बहुत वो स्वागत आए हैं राजा, ऐसा कुछ है। अच्छा, फिर घर में जो है मतलब वो ले आओ और फिर वो अंत में मैंने करतार शब्द का इस्तेमाल किया है, जो आता है ना हमारे जी, र जी, सिखों के इसमें करतार शब्द आता है। हाँ, 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 ईश्वर के लिए सगुण निर्गुण कुछ भी कह लीजिए कि वो करतार हैं। हुँ, 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 तो फिर अभी आपको आपने शब्द सूझते हैं। अब करतार शब्द जी, मुझे कैसे सूझा? जी, जी, अभी आपने एक बहुत ही गूढ़ संदर्भ दिया और एक वाक्य आपने कहा, अर्थ अवतरित हुआ। जब आपने वहाँ सोलन में देखा तो अर्थ अवतरित हुआ। सचमुच
अब ये भी देखिए करतार कितने संदर्भ होते हैं अनुवाद के। मेरी पत्नी इसी के परिवार की थी, जी। तो मेरी जो बड़ी साली थी, जहाँ बैठकर अनुवाद किए मैंने गीतांजलि के, और ये उन्हीं को समर्पित हैं दोनों पति पत्नी को। अब वो दोनों नहीं है, और इसमें ओह! स्वीकारा गया है कि मैं सोलन में उनके घर में बैठकर ये अनुवाद किए गए हैं। तो वो अब उसमें कितनी चीजें जुड़ती चली गई। जी, जी। मेरी पत्नी का सिख होना, मेरा थोड़ा-सा परिचय उस सिख उनकी मतलब पंजाबी भाषा के कुछ शब्दों से, उसका सहेज ही चले आना, उसका याद आ जाना, तो बहुत कुछ होता है अनुवाद में। जी, 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 जी। जी, बहुत 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 अच्छा। अब बहुत समय हो गया, आपका समय बहुत लिया, लेकिन एक प्रश्न अज्ञे झा अजय झा का एक प्रश्न है और ये बहुत सार्थक प्रश्न लग रहा है। तो मैं शायद ये अंतिम प्रश्न मैं पढ़ना चाहूँगा। क्या अनुवाद कभी परिपूर्ण हो सकता है? नहीं हो सकता। परिपूर्ण तो रचना भी नहीं होती। अनुवाद तो हो ही नहीं सकता। मैं कह चुका हूँ कि फिर जी, से जी। बार-बार अनुवाद करने की ज़रूरत होगी, और आप जी, भी जी। करना चाहोगे। और जी, बिल्कुल। कई बार जब आप मतलब मूल अनुवाद को तो बदलना नहीं चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। जी। पर हाँ, ये संभव है कि कभी कोई अपने ही अनुवाद को कहीं दूसरा अनुवाद कर डाले, कि भई ये शायद रह गया था, मुझसे छूट गया था। जी, जी, जी। तो सर पूरा जी। एक सवाल मैं भी पूछना चाहूँगा अगर इजाज़त देंगे तो? जी, 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 ज़रूर। ज़रूर। सर जैसे मैं ये सोच रहा था कि मान लीजिए कि किसी कविता का अनुवाद आपने बांग्ला से हिंदी में किया, मैंने हिंदी से नेपाली में कर दिया और किसी ने नेपाली से फिर उसको अंग्रेजी में कर दिया। ये बहुत तो हो रहा है। ये जो अनुवाद से अनुवाद की प्रक्रिया है, उससे जो मूल कृति है, उससे कहीं न कहीं एक दूरी बनती जा रही है। सर इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? कैसे आप देखते हैं इसको? मैं इसको बड़ी सुंदर चीज़ मानता हूँ, क्योंकि ये मूल कृति का विस्तार है। उसका ब उसका उसका रचे जाना है। हुँ, कई हुँ। कई लोगों द्वारा, मैं ये भी मानता हूँ, क्योंकि अनुवाद को मैं रचना मानता हूँ। ये तो बड़ी सुंदर बात है, और ऐसा हुआ है। खुद मेरे जैसा मनुष्य से गुजराती में एक अनुवाद हो चुका है। वो बंगला नहीं जानते थे उस समय, तो उन्होंने मुझसे कहा, मैंने कहा, "आप बिल्कुल कर सकते हो। मेरी अनुमति है अपने अनुवादों के सिलसिले में।" तो वो हिंदी में पूरी पुस्तक का अनुवाद हो चुका है। और हुँ, जब हुँ। उन्होंने चीज़ें मुझे सुनाई, तो लगा कि तो बहुत सुंदर है। गुजराती में भी उतर रही हैं। तो थोड़ा बहुत परिवर्तन तो होगा ही अनुवाद की वो तो अनिवार्य है कि होगा। पर ये बिल्कुल संभव है, और ये तो क्योंकि फिर और कैसे अनुवाद होंगे? और कितने अब देखिए, अंग्रेजी अनुवादों से मैंने अनुवाद किया आपके पास का। अंग्रेजी अनुवादों से बहुत लोगों ने दूसरी भाषाओं में किया है। तो ये भी तो एक चीज़ है ना, कि एक भाषा में भी अनुवाद उसी से हो रहे हैं, दूसरी में भी उसी से हो रहे हैं। फिर उनका कभी आप मिलान भी कर सकते हो। तो ये अनंत है संसार। इसीलिए तो ये चर्चा आपने भी रखी है, और मुझे भी इसमें इतना आनंद आया। जी, जी, जी। बहुत, बहुत, बहुत आपने महत्वपूर्ण बात बताई और शायद अरस्तू का जो ये कथन था कि अनुकरण हमेशा सौंदर्यात्मक होता है और उसमें सौंदर्य के नए-नए आयाम जुड़ते जाते हैं और वह जो अनुकरण की प्रक्रिया है, वह एक नया क्रिएशन है, नई रचना है। तो इस नई रचना की प्रक्रिया में उसका सौंदर्य और बढ़ जाता है। मुझे लगता है कि आपके कहने से ये बात और स्पष्ट हो रही है। अब मैं प्रदीप जी से कहता हूँ कि वो आगे सौंदर्य शब्द आप बहुत अच्छा ले आए, वो ज़रूरी था, जो अब तक नहीं आया था, क्योंकि जी, सौंदर्य और अनुवाद, जी। इन ये बहुत इनका एक बड़ा गहरा संबंध है, कि वो भाषा का सौंदर्य, उसके संगीत का सौंदर्य, उस हुँ, रचना का सौंदर्य, वो हुँ। अनुवाद में कैसे प्रकट हो। जी, 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 जी। बहुत, बहुत सार्थक बात रही आपसे और ये केवल एक कार्यक्रम जैसी ना हो करके एक बोध के स्तर पर समृद्ध करने वाली बातचीत रही। तो मैं तो बहुत आभारी हूँ कि आपका भी और प्रदीप जी का भी कि मुझे ये अवसर मिला कि आपसे इतनी लंबी बात हो पाई और सीखने का इतना बड़ा अवसर मिल सका। मैं चाहूँगा कि प्रदीप जी अब आगे इस कार्यक्रम को जैसे संचालित करना चाहें, संचालित करें। मेरी ओर से बहुत-बहुत आभार
और मैं चाहूँगा कि भविष्य में भी ऐसे अवसर मिलें, हम आपके साथ बैठें, कुछ सीखें, कुछ जानें और कुछ हमारे भी अनुभूति और बोध का स्तर। मैं शिलांग आऊंगा आपसे मिलने, फिर मेरे लिए वहाँ और परम चर्चा करेंगे। सौभाग्य की बात होगी। मैं भी कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आप आएँ, मुझे अब आपका नंबर मिल गया है, मैं बात करूँगा, आपको परेशान नहीं करूँगा। सर, जैसा कि प्रयाग शुक्ल सर ने कहा था कि वह वक्तव्य के साथ कुछ कविताओं का पाठ भी करेंगे। मैं हाँ, चाहता हूँ हाँ। कि अगर सर की इच्छा है कि कुछ कविताएँ जो अलग-अलग हाँ, हाँ, रचनाकारों हाँ, की ये छूट गई थी जी। उनके पास हैं, बहुत तो बहुत कुछ अच्छा कविताओं रहेगा, का बहुत पाठ करेंगे। चूँकि मैं यह बात इसलिए कर रहा हूँ कि जितना अच्छा अनुवाद है सर का, उससे अच्छा कहीं पाठ भी वो करते हैं, तो हम उनको बहुत सुनना चाहते हैं। जी, जी, जी। उसके अब बाद ऐसा है कि समय काफ़ी हो चुका है और आप समझ सकते हो कि मुझे तो बहुत आनंद आया है और ऊर्जा भी मिल गई है। पर अब तो एक कविताएँ ही और पढ़ देता हूँ। जी, ज़्यादा नहीं, एक तो मुझे अपनी कविता पढ़नी चाहिए क्योंकि ये वो जी, मैं ज़रूर करूँगा आखिर में। एक कविता और पढ़ देता हूँ ऑक्टेवियो पाज़ की, क्योंकि मेरा ये भी मानना है और आप इससे सहमत होंगे, सब एक बार में नहीं, सब एक बार में संभव भी नहीं है। और फिर हमारे मित्र अशोक वाजपेयी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि 1 घंटे की बातचीत अच्छी होती है, थोड़ा प्यासा छोड़ देना चाहिए, अघा देना अच्छा नहीं होता। तो बहुत अच्छा, बहुत उनकी अच्छा। बात मैंने गांठ बांधी हुई है। तो मैं एक बड़ी सुंदर कविता है ये, छोटी-सी है हुँ, हुँ। आपके पास की, वो सुनाता हूँ। यहाँ गूंजती मेरी पदचाप, इस गली के साथ-साथ एक दूसरी गली में, जिसमें मैं सुनता हूँ अपनी पदचाप को, गुजरते इस गली से, वाह! वाह! जिसमें कि कोहरा भर सच है। क्या कहूँ? और अपनी एक कविता पढ़ देता हूँ जो मुझे याद रहती है और बहुत जिसका बढ़िया। पाठ करना अच्छा लगता है। वो जी। रघुवीर सहाय जी को समर्पित है, जिनके हुँ, साथ 10 साल काम भी किया दिनमान में और बहुत समय गुजारा है। ये कविता है व्यंजन पकाने की विधियाँ। जी। व्यंजन पकाने की विधियाँ कई हैं, व्यंजन भी कई हैं, स्वाद भी कई हैं ढेरों व्यंजनों के, पर व्यंजन विधियों को चकमा दे, कब कैसे स्वाद को मधुर तिक्त करते हैं, यही चमत्कार है। चाहे तो हम इसे रहस्य भी कह लें। हुँ, हुँ। हाथों का जस वह तो होता है, उससे भी बड़ी चीज लेकिन वह मन है, जो हुँ, व्यंजन पकाता है वह अदृश्य रहता है। स्वाद जो आता है जीभ पर, जान वह कैसे यह लेता है, किस मन से व्यंजन पकाया गया। क्या बात है! क्या बात है! सामग्री वह तो होनी होगी, सामग्री बिन व्यंजन यह तो सुना नहीं। हाँ, वह भी कैसे जुटाई गई, यह महत्वपूर्ण है। अंत तब यही होगा स्वाद का, कैसे जुटाए गए सामग्री, अन्न, व्यंजन, विधियाँ। चाहे तो आप इसे अनुवाद से भी जोड़ लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत, बहुत, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जी। तो अपनी तरफ से मैं फिर एक बार आपका आभार प्रकट करता हूँ और प्रदीप जी का भी आभार कि उन्होंने ऐसा अवसर प्रदान किया और मैं चाहूँगा कि आपसे फिर संवाद करने का अवसर मिले, चाहे प्रत्यक्ष चाहे वह इस माध्यम से और निश्चित रूप से यह समृद्ध करने वाला होगा। प्रदीप जी। धन्यवाद सर। हुँ, जैसा कि प्रयाग शुक्ल सर ने कहा कि सब एक में नहीं, तो मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूँ, बल्कि इस बात में मैं जोड़ता भी हूँ कि अभी बहुत कुछ बाकी है। तो अभी हम लोग और सुनना चाह रहे थे और निश्चित रूप से बहुत सारी बातें सर बाकी हैं। अनुवाद का संदर्भ बहुत ही बृहत्तर है, किसी दूसरे कार्यक्रम में हम लोग
मिलेंगे और जो प्रश्न अछूते रह गए हैं, उनको लेकर के बातचीत करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आज का यह कार्यक्रम प्रयाग शुक्ल सर की उपस्थिति में उनके द्वारा जो दिया गया वक्तव्य है, वो बहुत ही सुचिंतित और बहुत ही माधवेंद्र पांडे सर के द्वारा बहुत सार्थक बातचीत की गई। निश्चित रूप से हम सभी आज के इस कार्यक्रम से लाभान्वित हुए हैं। मैं आप दोनों के प्रति कंचनजंघा पत्रिका समूह की ओर से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। और मैं भी आज के बहुत आभारी हूँ। इस कार्यक्रम से अनुवाद को समझने की एक नई दृष्टि और नए संदर्भों को जानने का अवसर मिला है। जैसा कि माधवेंद्र पांडे सर ने अनुवाद के सौंदर्य बोध को लेकर के बातचीत की, ये मेरे लिए भी बिल्कुल नया विषय जैसा लगा और इस पर मैं और गंभीरता के साथ पढ़ने और समझने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा अनुवाद के विविध पक्षों को लेकर के बातचीत के दौरान जिन बिंदुओं की ओर प्रयाग शुक्ल जी के द्वारा संकेत किया गया है, निश्चित रूप से वह पाथेय हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम चाहेंगे कि किसी आगामी कार्यक्रम में अनुवाद को ही लेकर और कुछ अन्य कविताओं को लेकर, कुछ विश्व कविता को लेकर, भारतीय संदर्भों को लेकर के अलग से बातचीत हो, ताकि एक अनुवाद को लेकर हम निश्चित मुकाम तक पहुंच सकें और भी बातें उसमें शामिल हो सकें। तो इस आग्रह के साथ सबसे पहले मैं आज के जो हमारे मुख्य वक्ता हैं, हमारे समय के महत्वपूर्ण कवि, कला समीक्षक, संस्कृत कर्मी, जो कि अपने आप में एक संस्था है, जो कि जिनका उन्होंने जिस तरीके से काम किया है अनुवाद को लेकर, कला की दुनिया में जितना काम किया है, पत्रकारिता को लेकर के जो काम किया है, उनके कामों से हम चिर परिचित हैं। हम चाहेंगे कि उनका सानिध्य कंचनजंघा पत्रिका को और पूर्वोत्तर भारत के अन्य राज्यों में जो विश्वविद्यालय है उनको भी मिलता रहे। तो सर, इसी बात के साथ मैं पुनः कंचनजंघा पत्रिका की ओर से मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि आपने हमारे आग्रह को बहुत ही सहजता के साथ और बहुत ही विनम्रता के साथ स्वीकार किया। मेरी ये इच्छा थी कि आपके जन्मदिन के अवसर पर यह कार्यक्रम हो और उसी को ध्यान में रखते हुए, आपकी व्यस्तता को ध्यान में रखते हुए यह कार्यक्रम 1 हफ्ते बाद हो रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि व्यवस्थित ढंग से हुआ, तो हमें इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है। तो इस पटल की ओर से लेट ही सही कंचनजंघा पत्रिका समूह की ओर से हम आपको 84वें जन्मदिन की बधाई भी देते हैं और हार्दिक आभार प्रकट करते बहुत हैं। बधाई, बहुत बधाई। और आज के कार्यक्रम का बहुत ही कुशल संयोजन और एक सार्थक बातचीत आप लोग सुन रहे थे, प्रोफेसर माधवेंद्र पांडे सर के द्वारा की गई। उन्होंने भी हमारे आग्रह को बहुत ही सहजतापूर्वक स्वीकार किया और न सिर्फ स्वीकार किया, बल्कि आप लोगों ने देखा होगा कि समय समय पर, यह कोई पहली बार नहीं है कि हमें प्रोफेसर माधवेंद्र पांडे जी का सानिध्य मिला है। जब हम इस सीरीज को शुरू कर रहे थे तो इस श्रृंखला का पहला व्याख्यान आदरणीय प्रोफेसर माधवेंद्र पांडे जी के द्वारा ही शुरू हुआ था। चूंकि तेमसुला आओ जी को लेकर के उनका एक बड़ा काम है, उनके कार्यों से हम सब परिचित हैं, तो व्याख्यान निश्चित रूप से हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। और यह सीरीज अनवरत रूप से चल रही है और बीच बीच में सर हमसे जुड़ते रहते हैं, उनका समय समय पर मार्गदर्शन मिलता रहता है। और मैं इस उम्मीद के साथ कि आगे जब भी हम इस सीरीज को, इस श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे होंगे, तो उसमें सर आपकी उपस्थिति हमें, आपका सानिध्य हमें मिलता रहेगा। और इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ मैं कंचनजंघा पत्रिका समूह की ओर से आपके प्रति भी हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। और आज के कार्यक्रम से जो हमारे दर्शक और श्रोतागण जुड़े हुए थे, निश्चित रूप से उनकी उपस्थिति के बिना इस तरीके का कार्यक्रम संभव ही नहीं हो पाता है। कई महत्वपूर्ण नाम जिनका उल्लेख मैं नहीं कर सकता, लेकिन भारत के तमाम कोने से, देश विदेश के तमाम क्षेत्रों से लोग इस कार्यक्रम से न सिर्फ जुड़े रहे, बल्कि लगातार उनके संदेश हमें मिलते रहे और कई महत्वपूर्ण सवाल भी उनके द्वारा पूछे गए।
तो एक बार पुनः मैं सभी दर्शकों और श्रोताओं के प्रति भी कंचनजंगा पत्रिका समूह की ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूं और जल्दी हम किसी दूसरे कार्यक्रम के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।